हेलो मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सभी छात्र छात्राओं का आपके अपने चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। इसी क्रम में मित्रों, आज हम कक्षा 10 साइंस अध्याय 14 यानी पाठ का नाम है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मित्रों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप हमारे साथ कॉपी पे लेकर बैठ जाइए और इसको नोट करते जाइए। यदि मित्रों आप ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम बिना देरी के देख लेते हैं। तो मित्रों, पहले हम आपको थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी ज़रूर मारूंगा। इतना तो भरोसा है खुद पर, इस बार बाजी ज़रूर मारूंगा। मित्रों, इस बार चूकना नहीं, बाजी मार दीजिए। तो दशरथ माझी ने भी कहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अंत में दशरथ माझी ने जो कहा था उसको करके दिखा दिया। उन्होंने, दशरथ माझी ने अपने गांव में जो है एक पहाड़ को तोड़ डाला था, क्योंकि उस पहाड़ को तोड़ने के लिए उन्होंने, ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नहीं है जहां वो न गए हों। नेता मंत्री के पास तक गए थे, पत्रकार के पास गए थे, अधिकारियों के पास गए थे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। तो उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ डाला। तो इसीलिए कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और तोड़ के रास्ता बना दिया था, जो कि रास्ता 50 किलोमीटर दूर थी उनके गांव से टाउन एरिया तक पहुंचने में। तो पहाड़ को तोड़ देने के कारण वो रास्ता केवल 15 किलोमीटर का हो गया, यानी 35 किलोमीटर की दूरी उन्होंने अपने दम पे बचा दिया था। तो कोई चीज़ असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। यदि आप लगे रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। तो चलिए हम देख लेते हैं ऊर्जा के स्रोत। देखते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, जैसा कि आप देखते हैं पाठ का नाम है ऊर्जा के स्रोत। और उसके बाद है पहला है ऊर्जा के विभिन्न रूप तथा ऊर्जा के रूप को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तक सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। ऊर्जा की आवश्यकता, मित्रों, ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है। माने पहला है खाना बनाने में, खाना बनाने के लिए। दूसरा है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यानी रात में जो है अंधेरा हो गया, उसके बाद ऊर्जा लाइट जला देंगे, प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। यातायात के लिए, फिर मशीनों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उद्योगों एवं कृषि कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा है ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण। इसमें क्या है मित्रों, ऊर्जा के प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें, उच्च कैलोरीफिक माप। नंबर 2, सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो, भंडारण तथा परिवहन आसान हो, सुरक्षित, प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो, पर्यावरण प्रदूषण न हो। इतने चीज़ होना चाहिए इसके स्रोत ऊर्जा के। ईंधन क्या है, ईंधन देखिए, ईंधन क्या है। ईंधन वह पदार्थ होता है जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है, ईंधन कहलाता है। बड़ी सिंपल इसकी परिभाषा है। इतना आपको याद करना है, वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है, ईंधन कहलाता है। अच्छे ईंधन के गुण क्या हैं। वह पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है, ईंधन कहलाता है।
ये तो हो गया। दूसरा है ईंधन के गुण, उच्च कैलोरीफिक माप, अधिक धुआं या हानिकारक गैसें उत्पन्न न करे, माध्यम उसके बाद फिर ज्वलन ताप होना चाहिए। मित्रों आप पूरा यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं आपको और आगे समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ मित्रों नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे देखिए। अगला है सस्ता व आसानी से। क्या है? सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो। और नंबर 2 क्या है कि मैंने नंबर अच्छा 5 नंबर 5, 2 तो उधर हो गया। 5 आसानी से जले। नंबर 6 भंडारण व परिवहन में आसान हो। इतनी चीज़ होना चाहिए, मैंने सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से जले, भंडारण व परिवहन में आसान हो। यानी भंडारण किसी इकट्ठा कर लेना, परिवहन माने आने जाने में आसान हो जाए। उसका ऊर्जा के स्रोत देखिए, ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के स्रोत पहला है पारंपरिक स्रोत, दूसरा है वैकल्पिक गैर पारंपरिक स्रोत। पहला है क्या? जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और तापीय विद्युत संयंत्र। उसके बाद फिर क्या है? जल विद्युत संयंत्र हो गया। उसके बाद फिर जल विद्युत जैव मात्रा बायोमास, पवन ऊर्जा। इधर देखिए क्या है? इधर जो है मित्रों, इधर जो है आपका है सौर ऊर्जा, सौर कुकर और सौर कुकर, सौर पैनल, समुद्रों से ऊर्जा, ज्वारीय तरंग, महासागरीय, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। इतना है। अब अगली हेडिंग है ऊर्जा के स्रोत। ये हेडिंग है ऊर्जा के स्रोत, यानी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी कह सकते हैं। उसका ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं, ऊर्जा पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, बायोमास। उसके बाद देखो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन, यह जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है मित्रों? देख लीजिए, जीवाश्म ईंधन है जीवाश्म से प्राप्त ईंधन, उदाहरण जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण, आणविकरण या आणविकरणीय स्रोत। भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। देखिए बहुत अभी जो है 6% भंडारण है, जो कि विश्व का भारत में 6% भंडारण है कोयला का, जो 250 वर्षों तक बने रहेंगे। जीवाश्म ईंधन क्या है मित्रों? देखो जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण हानियाँ। जीवाश्म ईंधन के जलाने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं, जो कि जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करती हैं। ये नंबर 1 हो गया था। चलो नंबर 2 देखो। उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती हैं, जिससे कि धरती पर अत्यधिक गर्मी हो जाती है। और अगला नंबर देखो हेडिंग क्या है? यानी जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या क्या है? नंबर 1 दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि कर विविध तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन को कम करना। मित्रों आप सभी लोग यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला देखते हैं।
अब देखो ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत क्या है? पहला है क्या? तापीय संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र। जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। नंबर 2, तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाते हैं, जिससे परिवहन पर होने वाले व्यय को कम कर सकते हैं। यानी अपने सुविधानुसार और निकट, जहाँ पे इसकी कंपनी है वहाँ पे निकट कर देते हैं, या जहाँ खदान है वहाँ निकट कर देते हैं, जिससे आने जाने में सुविधा हो जाती है परिवहन की। वहीं पर माने इसकी सुविधा के अनुसार अन्य क्षेत्रों में वहाँ स्थापित किए जाते हैं। जैसे वाहन, जैसे जहाँ कोयला है वहाँ कोयला की कंपनी लग गई, उसके बाद फिर वहाँ से कोयला निकलेगा, वहाँ से माने परिवहन द्वारा जहाँ आवश्यकता रहती है चला जाता है। तो उसी तरह जो है तेल है, तेल जहाँ निकलता है वहाँ पे जो है परिवहन रहते हैं टैंकर से, वहाँ से आ जाता है, जहाँ आवश्यकता रहती है पहुँच जाता है लेकर के टैंकर। उसके बाद देखो कोयला लास्ट है क्या इसमें, कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण दक्ष अधिक होता है, संचरण अधिक दक्ष होता है। उसके बाद जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र क्या है? जल विद्युत संयंत्र क्या है? जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र होता है जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है, क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है। भारत में ऊर्जा की मांग, भारत में ऊर्जा की मांग कितनी है? देखो भारत में ऊर्जा की मांग का 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। अब क्या है लाभ? क्या है लाभ? देखो लाभ ये हम है। लाभ नंबर 1, पर्यावरण को कोई हानि नहीं। नंबर 2, जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नंबर 3, बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ। बांध क्या है? अगर बांध बना के बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है और उसी पानी से जो है सिंचाई की जाती है, वही ये बता रहे हैं। कि अब हानियाँ क्या हैं? अब हानियाँ देख लेते हैं। हानियाँ, बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधों वनस्पति का जल में डूबने से अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने से मीथेन गैस का उत्पन्न होना, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। विस्थापन या विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास की समस्या। अब देखिए जैसे बांध है, बांध है बना है, देखो बांध, ये बांध पूरा बना है। बांध क्या है? ये देखो जनित्र है, ये जलक पाट है, ये नदी है। देखो यहाँ विद्युत की लाइन है, पावर लाइन है। यहाँ क्या है? बांध बना हुआ है, जनित्र बांध है। तो आप देख लीजिए यहाँ से, चलो ये इसका मैंने साफ कर देता हूँ। आप देख लीजिए पावर लाइन, जनित्र बांध, जनित्र जल कपाट, नदी। अब उसके बाद मित्रों यहाँ आप देखिए ऊर्जा, अब क्या है? चलो फिर देख लेते हैं। अब क्या है देखो, अब ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। नंबर 1, जैव मात्रा बायो, उसके बाद फिर मास, जैव मात्रा बायोमास। कृषि व जंतु अपशिष्ट ईंधन, जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने आदि, पत्ते आदि। उसके बाद फिर लकड़ी क्या है? लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है, जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हानियाँ, जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती हैं, अधिक ऊष्मा न देना। अतः उपकरणों की तकनीक में सुधार करने, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना,
चारकोल क्या है? चलो देख लेते हैं चारकोल मित्रों। चारकोल क्या है देखो। चारकोल लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। जैसे लकड़ी O2 की सीमित मात्रा, चारकोल। चारकोल लकड़ी के से बेहतर ईंधन है क्योंकि बिना ज्वाला के जलता है, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। अब क्या है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब क्या है, चलो देखते हैं। अब देखो क्या है, चलो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो अब क्या है, यहाँ से गोबर के उपले जैव मात्रा को एक रूप से ईंधन के रूप में जैव, अब क्या है, हाँ, जैव मात्रा को एक रूप से ईंधन, एक रूप परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग किया करने में कई हानियां हैं। जैसे बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना, पूरी तरह दहन न होने के कारण राख का बनना। परंतु तकनीक सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र में होने पर वह एक सस्ता व उत्तम ईंधन बन जाता है। बायोगैस, बायोगैस क्या है पहले देख लेते हैं। बायो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में मित्रों। बायोगैस क्या है, गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट सब्जियों के अवशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। जैव गैस को संपात्रित यानी संपाचित्र के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है जिसे पाइप द्वारा उपयोग के लिए निकाला जाता है। ऊर्जा का स्रोत हो गया, देखिए यही है ये चित्र। गैस टंकी, मिट्टी, कर्दम, गैस निर्गम, उत्तोलक निर्गम टंकी और उसका संपादित चित्र। वायु ऊर्जा के लाभ, वायु ऊर्जा के लाभ देखो। गैस, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक सीमित गैस होती है। धुआं उत्पन्न करने के लिए बिना जलती है, उत्पन्न किए बिना जलती है। नंबर 3, जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अपशिष्ट शेष नहीं बचता। तापमान या तापन क्षमता का उच्च होना, चलिए आप नोट करिए यहाँ तक। चलिए पवन ऊर्जा बताएं। चलिए पवन ऊर्जा देखिए। पवन ऊर्जा मित्रों क्या है, पवन ऊर्जा देखो ये सूर्य विकिरण द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के आसमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। उसके बाद क्या है, पवनों की गतिज ऊर्जा का स्रोत पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है। जल को कुआं से खींचने में, अनाज चक्कियों के चलाने में, टरबाइन को घुमाने में जिससे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पन्न होता है।
इसलिए बहुत सारी पवनचक्कियाँ को एक साथ स्थापित किया जाता है। यह स्थान पवन ऊर्जा कहलाता है, यह पवन ऊर्जा फार्म कहलाता है। ये देख लीजिए है पूरा। आप पवन चक्की चलाने हेतु पवन गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए या होनी आवश्यक है। अब पवन ऊर्जा के क्या है लाभ देखो। पर्यावरण हितैषी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत न होना। अब क्या कह रहा है, पवन ऊर्जा की सीमाएं। देखिए पवन ऊर्जा की सीमाएं देखो। अब क्या होगा मित्रों, चलिए हम देख लेते हैं। हाँ, पवन ऊर्जा की सीमाएं देखो। पवन ऊर्जा फार्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र की आवश्यकता, लगातार 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा आपूर्ति होना, अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना, पवन चक्की ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा उत्पन्न विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है, जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। यानी 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। अब देखिए, अब हेडिंग डालिए, वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि है, अतः ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की आवश्यकता है। उसके बाद फिर कारण, जीवाश्म। देखिए जीवाश्म जीवाश्म देखिए वैकल्पिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी में ऊर्जा के साथ दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है, ये तो हो गया है। और उसका जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यदि वर्तमान दर में हमको उपयोग करते हैं रहे तो वे शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद क्या आएगी मित्रों, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने हेतु, जिसमें कि वे लंबे समय तक चल सके, पर्यावरण को बचाने व प्रदूषण को कम करने हेतु। अब थोड़ा और देख लीजिए, ऊर्जा के पर्यावरण प्रदूषण कम करने तो हो गया है। और ऊर्जा स्रोत, सूर्य प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर स्थिरांक क्या है, 1.4 kJs/m², 1.4 kWm²। पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलोवाट मेगा स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है। उसके बाद भी क्या है, सौर ऊर्जा युक्ति। देखिए इसको भी देख लीजिए आप पहले। सौर ऊर्जा, सौर कुकर, सौर जल तापक, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करना, सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके उपयोग करना। मित्रों आप यहाँ तक नोट कर लीजिए पूरा, और उसके बाद आगे हम बताएंगे आपको। चलिए यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए आप। मित्रों चलिए अब इसके बाद जो है यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे।
उम्मीद करता हूँ मित्रों आप नोट कर लिए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों आप लोग इतनी देर से हमसे जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।